आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज हम बात करने वाले हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, जिसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 14 तरमीमात के साथ पास कर दिया है। वो 14 तरमीमात क्या हैं ये अभी मालूम नहीं है, लेकिन उसकी कयास आराइयां की जा रही हैं। वो क्या कयास आराइयां हैं और इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, वक्फ इमलाक पर क्या असर पड़ेगा, जेपीसी की इस मंजूर शुदा रिपोर्ट को या बिल को क्या आगामी संसद के सत्र में रखा जा सकता है। इन तमाम सवालों को जानने के लिए हम अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वक्फ वेलफेयर फोरम के जिम्मेदार जावेद अहमद साहब हैं। जावेद साहब, आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के मशहूर एडवोकेट शाहिद रिजवी साहब हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। शाहिद साहब, आपका भी हमारे इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। पहला सवाल जावेद अहमद साहब आपसे कि क्या इसके इम्कानात हैं इस मंजूर शुदा बिल के अगली पार्लियामेंट के अगले सत्र में रखे जाने के, और इसके क्या इम्पैक्ट हैं और क्या तरमीमात आपको लगती हैं कि इसमें की गई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मौका दिया इस पे ख्याल जाहिर करने का, और तमाम हमारे मेहमान जो पैनलिस्ट हैं उनको आदाब और सलाम। जो मौजू है ये काफ़ी सरगर्मियों में है, लेकिन क्विकली अगर आप इस पे रिव्यू करें तो जेपीसी की रिपोर्ट फाइनल हो जाने के बाद आज स्पीकर को जमा कर दी गई। अब कल से जो सत्र शुरू होना है ये इसमें इनका 2 फेज में ये चलेगा। जो बजट का सत्र है ये एक फरवरी का है, फरवरी के बाद फिर जो है मार्च से अप्रैल तक का है। तो ये सरकार की जो जल्दीबाजी है जिसमें रिपोर्ट तैयार हुई है, जैसा कि आपने कहा कि 14 अमेंडमेंट की बात आ रही है कि उसको मान लिया गया है, अप्रूव कर लिया गया है। ये 44 जो बड़े अमेंडमेंट थे उसमें से 14 की बात हो रही है, लेकिन इसी में जो विपक्ष यानी दूसरे ग्रुप के लोग थे उनके किसी भी सुझाव और उसके रिकमेंडेशन को बाय वोट जो है इसको नहीं स्वीकारा गया। साथ ही साथ ये देखना होगा कि क्या सरकार ने जो उसके तरमीम के लिए जो बिल्कुल आमादा थी फ्रॉम द बिगनिंग, और जो उसका नैरेटिव स्टेब्लिश किया आवाम में और समाज में मीडिया के जरिए, क्या उसके मंशा को अगर देखा जाए तो क्या बिल उसके पास करीब है। उसके तरमीम में कोई जो सुझाव था उसमें कोई तमाम 36 स्टेक होल्डरों के साथ मीटिंग हुई और बहुत तवील एक प्रोग्राम हुआ 6 महीने तक। तो अभी जो मीडिया और जो खबरों से जो मालूमात है, क्योंकि ये रिपोर्ट गोपनीय होती है, और जो मीडिया में खबर है कि 4-5 जो तरमीम है जिसमें डीएम के जो अधिकार को है उसमें कायम रखा गया है, लेकिन जब कोई शिकायत और डिस्प्यूट के मामले में सेक्रेटरी रैंक यानी एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर को रखा गया है। लेकिन इसमें जो अतिक्रमण की जो बात है वो, और जो सरकारी जमीनों की जो नैरेटिव है कि सरकारी जमीन किसको कहा जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई गवर्नमेंट की जमीन वक्फ के लैंड पर है तो इस बिल के मुताबिक उसकी मिल्कियत मानी जाएगी। दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के केस में अगर देखेंगे या तमाम साउथ के ऐसे अमलाक हैं जिसपे अतिक्रमण है, गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट हैं, तो उसमें इसका बहुत बड़ा असर होने जा रहा है। और रही बात कि इसके असेसमेंट में अभी थोड़ा सा वक्त है कि जैसे ही टेबल हो जाएगी रिपोर्ट तो हम उसको बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन जो मंशा है सरकार की वो वाज़ेह है, साफ है। वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में तब्दील कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, लेकिन बैक डोर से इस बिल को पास करके, इस अमेंडमेंट को पास करके वो एंट्री कर लेगी। मिसाल के तौर पे अब जो है ये किसी भी लेवल पे डिस्प्यूट को सिविल कोर्ट या एग्जीक्यूटिव लेवल पे इसको परसू किया जा सकता है। अगर कोई मौके पर जमीन या ऐसी इबादतगाह में डिस्प्यूट आता है तो वो एंट्री और रिकॉर्ड के मौके पर उसको रिव्यू करने के बाद उसको रास्ते खुल दिए गए हैं। और जो बड़ी जो इसमें एक तब्दील है, जो ट्रिब्यूनल के आदेश को फाइनल नहीं माना जाएगा। तो ये अगर मुख्तसर ये देखें
तो सरकार इसमें काफी हद तक अपने मनसे और मंसूबे को करीब लाई है, लेकिन जो नैरेटिव था विकास, ट्रांसपेरेंट, करप्शन मुक्त और पासमानदा को शेयर करने के लिए, जिसको हम बताते हैं मैनेजमेंट एंड कंपोजिशन, तो मैनेजमेंट में जो गैर मुस्लिमों के एंट्री की बात को वाजह कर दिया जेपीसी के चेयरमैन ने कि उसको रखा गया है। साथ ही साथ नॉमिनेशन में किसी भी मजहब के लोगों का हो सकता है। तो ये जो कंपोजिशन जो सेंट्रल काउंसिल के लेवल का है या स्टेट में 2 खातून या गैर मुस्लिमों की एंट्री को इजाजत मिल गई है, तो इसको एक नटशेल में देखा जाएगा तो ये समझ में आता है कि वक्फ के अमलाक पे सीधा हमला है और ये एक वक्फ उन्मूलन एक्ट के तर्ज पे ये आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। सरकार अपने इस कानून के जरिए वो चाहती है कि अमलाक पे उसका डायरेक्ट दखल हो। जी, हमारे साथ में शाहिद रिजवी साहब हैं। शाहिद साहब, इसके लीगल पहलू क्या हैं इस बिल के, और जो बात आ रही है कि गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं वक्फ के, क्या धर्मार्थ में जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसके इमलाक में, उसकी चीजों में क्या कोई गैर मुस्लिम हो सकते हैं? क्या लीगल पहलू इसके होंगे? देखिए, पहले तो मैं मेरे पैनलिस्ट को सलाम पेश करता हूं और मैं इसको दूसरे नजरिए से देखता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, और उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अब जबकि सारी प्लेसेस ऑफ वर्शिप को सील कर दिया गया, फ्रीज कर दिया 1947 के का 15 अगस्त 1947 की जो सिचुएशन थी उस पे, अब जब भी कोई केस फाइल किया जाता था तो पहला आर्गुमेंट होता था कि दिस प्लेस इज ए वक्फ प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर the tribunal has the right to decide as to whether the property is waqf or not. Secondly, in case of waqf, once a waqf, always a waqf. सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसके हिसाब से एक बार वक्फ हो गया तो उस जमीन को कोई ले नहीं सकता। ये केस जो इश्यूज हैं ये सारे अराइज हुए व्हेन बाबरी मस्जिद जजमेंट the issues were being thrashed in the court. तो ये सारे इश्यूज सबके इल्म में आए कि इनफैक्ट इश्यूज क्या हैं। तो दूसरी पार्टी को ये लगा कि जब तक ये वक्फ एक्ट रहेगा और इसके ये स्ट्रिक्ट प्रोविजंस रहेंगे, ये कोई भी किसी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप में उनको सफलता नहीं मिलेगी और हमेशा ये आर्गुमेंट रेज होते रहेंगे। सो देयरफॉर ये टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी अपनाई गई कि जबकि एम सिद्दीक या बाबरी मस्जिद वाले केस में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने यूनानिमसली ये होल्ड कर दिया कि कोई भी हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को अब राइट नहीं किया जा सकता, उसकी रेमेडी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं है। ये बहुत ही क्लियरली उन्होंने ये प्रोपोजिशन ले डाउन किया और ये प्रोपोजिशन लॉ में इसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ लॉ एंड विच इज डन बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आर्टिकल 144 के अंतर्गत सारी अथॉरिटीज इंक्लूडिंग ऑल कोर्ट्स इन इंडिया आर बाउंड बाय दिस डिक्लेरेशन। बट डिस्पाइट दैट, immediately after Supreme Court judgment, which has upheld in effect, though the constitutional validity was not under challenge of 1991 Places of Worship Act, but the Supreme Court has gone into the various aspects and the provisions of the law and has upheld it on the ground of Article 1425. All those aspects have been taken care of without there being any challenge. And a judgment has come where under the 1991 Act also they said that we are very cognizant of our historical past, and in historical past there may be certain instances where the Mughal rulers have taken the law, not been very fair with the places of worship. But today we cannot take any action to correct that wrong. That under the 1991 Act and as a general proposition,
इन बोथ वे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यूनानिमसली ये होल्ड कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली देयर आफ्टर दे इन 2020 रिट पिटीशन चैलेंज कर दी आर्टिकल 32 में 1991 का एक्ट चैलेंज कर दिया कि आर्टिकल 14, 25 और जुडिशियल रिव्यू एंड ऑल दोस ग्राउंड्स व्हिच आर टेकन। Simultaneously, they came out with a novel argument under which they filed these suits. Various suits were filed, around 12 suits in different courts of the country have been filed, where they say that, look, we are not asking anything. We are saying that we have right under Article 25 to worship. And if Muslims are allowed to worship in places where ASI Act is also applicable, then why Hindus are being debarred? So we should be allowed to worship in those places. Secondly, they are saying that this is our civil right, and we are entitled to get that redressal. On these two grounds, and the first thing, that what is the character of the building of 1947, that has not been barred to know. So we are therefore, for knowing the character of the buildings, we have to have inspection of the building. So on that ground, they were making all those applications for survey of the case, which has given rise to a number of problems, and then these petitions are being filed. Now the issue is, this act has come. Simultaneously now, they brought this amendment in the Waqf Act with that purpose in mind. So therefore, it's a very clever move on their behalf. They challenge the 91 Act in Supreme Court under Article 32, and then they bring this act whereby the entire concept of Waqf has been attacked, in the sense that under the Amendment Act, and as I see and I read in the newspaper by JPC, they have changed the definition of Waqf. If you take out Waqf by user from the definition of Waqf, then the entire concept collapsed. And as I know that Waqf properties are being registered by Vamsi, that is a website engaged by the Government of India, where they have taken all the Waqfs and uploaded it on the website. And that website says that the Waqf properties are about 8.72 lakh in India, out of which 39% Waqf properties, the ownership is there, they are registered, but 61 property, 50% property, we do not have even the ownership, name of the owner of the property who had done the Waqf. So therefore, this act attacks directly on 61% of the total properties of Waqf. So it is very dangerous. Secondly, it is contrary to the clear categorical ahadith of stated in Bukhari, whereby Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam said that the provisions of law of inheritance will not apply on Waqf. And I see in the various newspaper report that they have kept that suggestion which they have made in the Amendment Act, that the inheritance law will be applicable. So this is very dangerous, and it is direct interference in the Sharia. So for that purpose, I see on the paper, and I analyzed it on the basis of the figures which are available with me, then only 39% of your property is there. The rest of property is in the loop, and anything can be done with that. So according to me, this even if JPC suggestions, which I read in papers, are not going to change much of the situation after the amendments are being as suggested, if they are passed.
आनंद वर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बड़ा सवाल यह है कि जेपीसी ने जिस तरह कार्रवाई की, और माना जा रहा है जो मीडिया रिपोर्ट है कि इसमें डीएम को पावर डेलीगेट की गई है, डीएम की पावर दी गई है, यानी डीएम राज को वापस लाने की कोशिश की गई है। वक्त पर इसके क्या असरात होंगे? नहीं, देखिए ऐसा है डॉक्टर साहब, मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, जावेद साहब उसको बेहतर बताएंगे, क्योंकि मैं उसकी वक्फ की ईमानदारी से वो मालूमात जो आप लोग को होंगी वो मुझे नहीं होंगी, लेकिन मैं उसकी लार्जर पॉलिसी और उसके डायरेक्शन की बात कर सकता हूँ। पहली चीज ये है कि जो जैसा जहां से आपने शुरू किया, दो चीजें हैं जिसको सरकार एक चीज को बहुत हार्प करती है। किसी भी जगह अगर वो डिजिटाइज है, आज की तारीख में टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल डिजिटाइज करना चाहिए। इसमें कहीं कोई, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती कि भाई डिजिटाइज होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर कोई वक्फ की कहीं, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है जिसमें कोई 50 रुपए 100 रुपए में रह रहा हो, उसको भी आप मार्केट रेंट, हालांकि मैं उसके पर्पजली मैं उसके अगेंस्ट हूं, लेकिन चलिए सरकार का कहना है कि इस तरह का मार्केट रेंट है, उसका कुछ कंसेशनल करके एक आप उसका भी बना दीजिए। लेकिन जो ज्यादा ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात मेरे हिसाब से है कि जब आप डीएम को उसका करता धरता बना देते हैं तो वो सरकारी संस्था हो जाती है। सरकारी संस्थाएं कितनी कॉम्प्रोमाइज है वो आज ज्यादा बड़ा विषय है। और ज्यादा बड़ा विषय यह है कि अगर नॉन हिंदू वक्फ बोर्ड में आप लाने का प्रोविजन कर रहे हैं तो वो फिर या तो आप अपने को बाकी जगह भी करिए। मैं एक छोटा उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, और मैं ये भी आपको बता दूं कि मैं पूजा पाठ करने वाला सनातनी हिंदू हूं। मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं कि मैं भगवान को नहीं, मैं भगवान को मानता हूं। कुंभ में अभी इसलिए नहीं जा रहा हूं कि बड़ी भीड़ है, दब के मर सकता हूं। 15 तारीख के बाद जब अखाड़े और वो कल्पवास खत्म हो जाएगा तो कुंभ नहाने जाऊंगा। मैं ये बात इसलिए क्रेडेंशियल अपने क्लियर कर दे रहा हूं कि ये किसी को गलतफहमी न रहे कि मैं कोई, मेरा सेक्युलरिज्म दूसरा सेक्युलरिज्म है, उस पर आज चर्चा नहीं, किसी और दिन चर्चा करेंगे। मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर आपने एक मॉडर्न उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इस देश की पार्लियामेंट अगर राम जन्मभूमि न्यास बनाती है और उसमें एक्स ऑफिशियो कहती है कि कौन कौन रहेगा, उसमें डीएम अयोध्या, जो डीएम फैजाबाद था डीएम अयोध्या हो गया, डीएम अयोध्या भी रहेंगे, उसमें आप ये प्रोविजन करते हैं कि अगर वो हिंदू नहीं है तो उसका जो डिप्टी होगा वो होगा। अगर आप वहां पे हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं कि आप इसीलिए कर रहे हैं ना कि वो हिंदू है तो हिंदू ही बात समझेगा, हालांकि वहां पे कोई पूजा पाठ का मामला नहीं है, प्रशासन का मामला है। उसी तरह से वक्फ में, तो वक्फ में आप क्यों कह रहे हैं कि नॉन हिंदू रहेगा? भाई आपके पैमाने तो एक होने चाहिए ना। मैं बिल्कुल इस उसका हूं कि वहां कोई भी धर्म का होना चाहिए, डीएम का धर्म नहीं होता है, लेकिन अगर वहां आप डीएम का धर्म मान रहे हैं तो यहां क्यों नहीं मान रहे हैं आप? मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं है कि अगर आप ये कहिए कि वहां भाई मुस्लिम अधिकारी रहेगा, तब भी कुछ समझ में आता है। लेकिन वहां पे, अच्छा, और दूसरा ये है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो कार्यपालिका है, वो कितनी कॉम्प्रोमाइज है। कार्यपालिका के ऊपर हम कैसे भरोसा करें? इलेक्शन कमीशन जो आज की तारीख में पूरी तरह से वोटों, मैं आपको लगेगा कि मैं डिबेट कहीं और जा रही है, लेकिन वो समझना जरूरी है। जो आला अधिकारी कार्यपालिका के हैं, जो सेक्रेटरी लेवल पे हैं, जिन्होंने 40-40 साल दिए हैं, वो जब आके इलेक्शन में बेईमानी खुद करते हैं अपने हाथ से, तो जिले के डीएम जिसकी अभी 35-40 साल की सर्विस आगे बाकी है, वो कितना कॉम्प्रोमाइज रहेगा? एक फोन करेंगे वो जिसको कहेगा उसको वो करेगा। एक बात और, ये जो मैं इसलिए डीएम की बात कर रहा हूं, ये डीएमई साहब तो बैठे हैं ना, हिंदुओं का कुंभ चल रहा है, ये डीएमई साहब कमिश्नर साहब अनाउंस कर रहे थे ना कि चलो चलो जल्दी जल्दी जाओ, सोते रहोगे तो खोगे, भागे जाओ भागे जाओ, और उसमें मार डाला है। इनके ऊपर हत्या का क्यों नहीं आरोप चल रहा है? ये अरेस्ट क्यों नहीं हुए अब तक? मैं इस देश की ब्यूरोक्रेसी इतनी निकम्मी और सड़ गई है कि उसको अगर आप किसी अपने इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आप खराब काम करेंगे। अब मैं जरा वक्त पे, देखिए वक्त पे कहां दिक्कत हुई। वक्त पे एक दिक्कत ये हुई कि जो डिजिटाइजेशन था। दूसरा एक सवाल और उठाऊंगा, वक्फ में भी जो लोग आए, पहली चीज तो ये हो गई कि नॉन मुस्लिम नहीं होना, मुस्लिम ही होना चाहिए। दूसरा, वक्फ वालों को भी थोड़ा एक एहतियात रखना चाहिए। अगर वसीम रिजवी को आप अपने यहाँ वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाते हैं और वो इसलिए हिंदू बन जाता है कि वो नहीं तो अरेस्ट हो जाएगा, और हिंदू पहले वो त्यागी बनते हैं, वो तोमर बन गए। अभी मैंने देखा वो 1-2 महीना पहले वो तोमर हो गए थे। तो वो हर 2-4 महीने में अगर अपना धर्म बदलते रहते हैं तो मतलब आपकी भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। आपने उसको हटाया नहीं था, वो भगे इसलिए थे कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे।
मैं ओवरऑल अगर ये ओवरहॉलिंग में ये सब चीजें, ये जो गंदगी है, ये जो मवाद भर गया है, ये साफ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको आप सरकारी उसमें अमले में आ जाए, उसमें अब आप कह रहे हैं कि नहीं ताजमहल, ये सब बेवकूफी की बातें हैं। ताजमहल, लाल जामा मस्जिद, ये सब मॉन्यूमेंट्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टली कंट्रोल में, इनको कोई वक्फ से इसका कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं इसमें। लेकिन मेरे हिसाब से जो मूल मुद्दा है, वो मूल मुद्दा शायद वक्त की प्रॉपर्टी से ज्यादा एक उस वोटर को एड्रेस करना है कि देखा इनके साथ क्या किया है, वो ज्यादा मूल मुद्दा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो उस प्रॉपर्टी जो है उसमें हो सकता है 100 प्रॉपर्टी में 2-4 प्रॉपर्टी में किसी का इंटरेस्ट हो, क्योंकि जब बेईमानी आती है तो बेईमानों का ना कोई धर्म होता है ना जात होती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर वो से एक ही थाली में खा पी लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, जो बेईमान होते हैं। लेकिन जो असली मुद्दा है मेरे हिसाब से, वो थोड़ा बांटने का है समाज को, और सरकार को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। आप उसको, सफाई के बहुत से और ढंग हो सकते थे, लेकिन अगर सरकार इन्वॉल्व हो गई है तो ये दुखदाई बात है। मैं उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स पे नहीं आ रहा हूं, आप नेक्स्ट राउंड में कहेंगे तो कुछ कुछ मैं और चीजें कहूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। सलीम साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। तो सलीम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जेपीसी ने अपनी कार्रवाई जिस तरह की कि अपोजिशन के कोई भी सुझाव नहीं माने या उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, कई बार झगड़े भी हुए, तो आप क्या समझते हैं जिस तरह ये सब पास किया गया है, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? देखिए, अब जो कुछ हुआ है, इसलिए उसको जेपीसी कहना ही गलत है। जेपीसी का मतलब होता है कि भाई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें अपोजिशन के कुछ लोग होते हैं और जो है रूलिंग पार्टी के कुछ लोग होते हैं, ट्रेजरी बेंचेस के। तो उसमें जो है वो सारे लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं, और जो सत्ता पक्ष होता है उसकी कुछ बातें रिजेक्ट हो जाती हैं, और वो जो उसमें विचार विनिमय होता है, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं विपक्ष के, उसकी कुछ चीजें कबूल की जाती हैं, और इसी के लिए जेपीसी बनाई जाती है। और फिर लोगों से भी उसका जो है वो लेना दे, लोगों से भी उसकी बातचीत होती है, लोगों से भी वो कुछ अडॉप्ट करते हैं। अब ये जो कुछ बना, इसमें सत्ता पक्ष एनडीए की मेजॉरिटी थी, और जो विपक्ष है वो माइनॉरिटी में था, जैसा पार्लियामेंट में है। तो पार्लियामेंट में 10 साल तक इन लोगों ने क्या किया, हर चीज को लाते थे और बुलडोज कर देते थे, थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके हाथ उठाओ, या तो हाथ उठाने से में उसके हाथ कम हो जाते थे अपोजिशन के, या अपोजिशन गुस्से से बाहर चला जाता था कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी अपना हाथ उठा के उसको पास कर लेते थे। तो इस तरह से इन्होंने 10 साल तक जो है वो गुंडाई चलाई। उसके बाद जब इनकी बैसाखी वाली सरकार आई, तो इनके 2 मामले एक के बाद एक जेपीसी में गए। उसमें एक वक्फ का मामला था, एक वो 1 नेशन 1 इलेक्शन का मामला था। तो उसके बाद ऐसा लगने लगा कि भाई शायद इनके साथ जो घटक पक्ष हैं उनका दबाव है बीजेपी पे, और बीजेपी मजबूर हो रही है उनकी बात मानने के लिए, और इसलिए इसको जेपीसी में डाला गया ताकि उसको ठंडे बस्ते में डाला जाए। और जेपीसी का सुझाव भी जो है वो चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी की तरफ से था, और बीजेपी ने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन उसके बाद फिर ये ऐसा लगता है जैसे कुत्ते की दुम को आप नलकी में रखें, तो जब तक नलकी रहती है उस वक्त तक वो सीधी रहती है, फिर नलकी हटती है तो फिर वो टेढ़ी हो जाती है। तो उसके बाद जो 4 चुनाव हुए, इसमें 2 चुनाव में ये लोग जीत गए, 2 चुनाव हार गए। तो उसमें एक महाराष्ट्र का बड़ा चुनाव था जो ये जीत गए, और फिर इनके दिमाग में हवा भर गई, और फिर ये लोग जो है उन्होंने जेपीसी वैसे ही चलाई, और सारे 44 अमेंडमेंट जो सुझाव आए थे लोगों की तरफ से, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। और ये जो 14 एक्सेप्ट किए हैं वो 28-25 थे, तो उसमें आधे जो एनडीए के थे। तो यही करना था, तो जेपीसी बनाने की जरूरत क्या थी? पार्लियामेंट में ही एनडीए वाले कुछ सुझाव देते, उसमें से कुछ एक्सेप्ट करते, कुछ रिजेक्ट करते, और जो है वो अपोजिशन की सारी बातें रिजेक्ट कर देते। तो ये पूरा जेपीसी का जो ड्रामा है, ये जो इनका पाखंड है, ये इस कार्रवाई से
जो है वो पूरा हो गया है। और इसमें एक शेर मैंने कहीं पढ़ा था कि जबल बदल जाती है जब हाकिम की नीयत, तो नहीं काम आती है कोई दलील और हुज्जत। तो अब इनकी नीयत खराब है, तो इनके सामने कोई दलील और हुज्जत जो है वो कुछ काम नहीं आ रही। इस वीडियो में इतना ही। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तमाम मेहमानों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए शुक्रिया। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।